सो ना समझो एक बात कि अपने टोटल 5 सब्जेक्ट से शुरुआत करनी। आप ऐसा समझो कि आपके 500 मार्क्स है ना, वो सब ये क्लास पे डिपेंड करते हैं। टोटल मिला के 5 सब्जेक्ट इंटू 100 करो ना। अगर इतने मार्क्स है तो वैल्यू कितनी? अगर आप अकाउंट स्टेट्स की बात करो तो दे कंस्टिट्यूट 200 मार्क्स put together. In case you even score 100 out of 100 in both of them, but you are not able to score more than 70 marks in theory subjects, then your result will definitely go down. तो ये ना हो इसलिए अपने क्या, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट या कोई सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ। बट इक्वालिटी सारे सब्जेक्ट्स में जब तक तुम नहीं रखोगे ना, तब तक तुम्हारा रिजल्ट इंप्रूव नहीं। व्हाट इज कॉल्ड अ कंसिस्टेंट रिजल्ट? तुम्हारे 50% है लेकिन सब में 45 से 55 के बीच में मार्क्स है। यू आर कंसिस्टेंट इन एवरी सब्जेक्ट, दिस इज अ गुड रिजल्ट। कि तुम सब में मेहनत नहीं करते। बात समझे? इफ यू आर स्कोरिंग 50% दैट मीन्स यू आर नॉट putting your efforts in each and every subject. But if you are scoring 90 or 95 marks in one or two subjects and other subjects के अंदर आपके 70 भी स्कोर नहीं हो पा रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप सारे सब्जेक्ट्स में वेल वर्स नहीं हो, और जो मेरे क्लास का नाम है वो वर्सेटाइल नहीं। राइट? हर चीज में तुम माहिर नहीं हो। दैट्स व्हाई वी नीड टू फोकस ऑन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। नाउ सबके वीक पॉइंट्स होते हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि सारे सब्जेक्ट सबके सही। सो व्हाई वी आर डूइंग दिस एंडेवर, ये जो मेहनत है वो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे का सिंपल रीजन ये है कि वी वांट टू अचीव इक्वल मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट एंड हायर मार्क्स इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। दैट इज द गोल। राइट? अब हम करेंगे क्या पूरे साल के अंदर? क्योंकि 2015-16 के बाद में आई स्टॉप मेकिंग कैलेंडर्स, क्योंकि कभी बैच ऐसी अच्छी आई ही नहीं। एक बात समझ लो, इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं मेहनत करता जाऊंगा करता जाऊंगा करता जाऊंगा। जैसे आप वैसे हम। आप जिस तरह से मुझे कोऑपरेट करेंगे ना, उतना मैं ज्यादा एफर्ट्स आपके लिए रखूँ। दैट मीन्स कि अगर समझो 15-16 की बात करें, फिर 16-17 डल बैच, किसी को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था। 17-18 सिमिलर, 18-19 सिमिलर, 20-21 also similar, but last year's batch was outstanding batch. पर है हर बार अपना रिकॉर्ड खुद टूटता है। तो this year's batch is going to break all the records for Afix. जस्ट एक चीज होती है कि प्रॉपर प्लानिंग एंड टाइम टू टाइम वर्क, ये दो चीजें अगर तुम करोगे तो कभी पीछे नहीं हट पाओगे। एंड आई प्लान दैट 25 दिसंबर चारों चार सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट जिसकी बात कर रहे हैं, बराबर, यानी इको, ओसी, अकाउंटिंग, स्टेट्स, ये चारों चार मेन सब्जेक्ट तुम्हारे सारे सिलेबस होगा। एंड दो सब्जेक्ट की तुम्हारी 100 मार्क्स की टेस्ट भी हो जाएगी, एक स्टैटिस्टिक्स और दूसरा इकोनॉमिक्स। दो सब्जेक्ट की तुम्हारी 100 मार्क्स की टेस्ट हो जाएगी, दैट मीन्स कि आपका सिलेबस कंप्लीट। देन आफ्टर हम रिवीजन करेंगे और हमारे लूप होल्स जहाँ जहाँ पे हमको दिखे थे उसको करेक्ट करने की ट्राई करेंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ बोलने की बातें या सर सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, सो आस्क एनी वन ऑफ देम जो मेरे पास पढ़ चुके हैं, उनको किसी को भी पूछ लो। इवन लास्ट ईयर 2 महीने हम पीछे स्टार्ट करेंगे, तो भी 5 जनवरी को सारा सिलेबस कवर। और ऐसा तो होता नहीं कि अगर आप सोचो कि अगर मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है तो हाउ कैन आई डू, मैं कैसे कर सकता हूँ? या तो मैं सिर्फ यहाँ पे कंटिन्यूसली पढ़ाया करूँ और सिलेबस खत्म कर दूंगा ना। लुक पहले तो इन स्टॉप इन लुक बैक की पॉलिसी सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे। दैट मीन्स एक चैप्टर खत्म हो जाए ना, तो उसके बाद में उसकी टेस्ट, ये टेस्ट का शेड्यूल, उसको हम कैलेंडर बोलते हैं। दिस कैलेंडर कंसेप्ट विल बी री इंट्रोड्यूस दिस ईयर। आपको ये कैलेंडर है ना जो मिलेगा ना, वो कैलेंडर नॉर्मल कैलेंडर जैसा कलरफुल कैलेंडर होगा।
और उसके अंदर एग्जामिनेशन टेस्ट सबका पूरा टाइम टेबल उसके अंदर लिखा हो। इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अगर आप बात करो रक्षाबंधन इंक्लूडेड है उसके अंदर, मतलब उसके आगे पीछे मैंने कोई टेस्ट नहीं रखी। मुहर्रम के 10 दिन कोई टेस्ट नहीं रखी है। ईद के 4 दिन कोई टेस्ट नहीं रखी है। दिवाली कोई टेस्ट नहीं रखी है। बस खाली अपने क्रिसमस को नहीं मानते, नहीं मानते इन द सेंस कि कोई आता नहीं इसलिए। डोंट थिंक आई एम एंटी कैथोलिक, ऐसा नहीं है। अरे नहीं, हम कोई आते नहीं है नहीं, यानी एक स्टूडेंट भी अगर समझो कि कोई कम्युनिटी से आता है ना, तो उसके सारे फेस्टिवल्स को मैंने इंक्लूड किया है कि उसको ऐसा ना लगे कि हमारे फेस्टिवल्स को मनाने की हमको टाइम नहीं दिया जा रहा है। तो स्टडी करो, लेकिन टाइम टू टाइम करो कि कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड एवरी वीक यू विल बी हैविंग वन, एटलीस्ट वन टेस्ट, एक टेस्ट तो होगी। मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारी सारी टेस्ट ट्यूजडे को होगी। ट्यूजडे, मंडे तो संडे नहीं खराब करूंगा, बराबर नहीं। मंडे तो संडे नहीं खराब, सैटरडे संडे तो कुछ करना ही नहीं है, पढ़ाई नहीं करनी है, ब्लैंक डे। ऑलवेज रिमेम्बर 6 days वर्क एंड 1 day हॉलीडे। हाँ, अगर क्लास की जरूरत पड़ेगी तो एक्स्ट्रा क्लास होगा, बट फॉर 1 hour। बट प्रिपरेशन करने के लिए आपका संडे नहीं खराब करो। ओके, सो अब इस बेस के ऊपर अपने इसको स्टार्ट कर रहे हैं। अब याद रखो कि मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि जितनी भी चीजें आपको चाहिए फ्रॉम डे 1, मैं डे और डेट के साथ में वीडियो अपलोड करूंगा। मैं क्लास 12 लिखूंगा, सब्जेक्ट का नाम लिखूंगा और डेट लिखूंगा, जिससे आपको पता चले कि कौन सी डेट के ऊपर आप एब्सेंट थे या तो वो समझ में नहीं आया, बराबर नहीं। और चैप्टर का नाम लिखें और उसके साथ में पता चल जाए कि आपको कौन सा पार्ट है ये। जैसे कोई भी एक चैप्टर को कंप्लीट करने में कम से कम 4 से 5 लेक्चर लगते हैं। एवरी डे का एवरेज अगर अपने समझे ने तो 2 या तो 3 पेजेस का हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। और सारे वीडियोस जो भी रिकॉर्ड करेंगे अब यहाँ पेज करेंगे कि यहाँ इन्हें सराउंडिंग साइलेंट है, इसलिए आवाज में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ओके, सो यहाँ से अपने शुरुआत कर रहे हैं। आज अपने ने सारे सब्जेक्ट्स के टोटल पेपर स्टाइल कौन सी है ना उसके बारे में देखो। लास्ट ईयर पेपर स्टाइल वाज चेंज्ड। वो पेपर स्टाइल चेंज कैसे की गई थी? इजी वाली पेपर स्टाइल, मतलब ऑब्जेक्टिव 30 मार्क्स के थे। सो 20 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज थे और 10 मार्क्स के आंसर इन 1 लाइन। बट नाउ फॉरगेट दैट, अब भूल जाओ। अब आपके सेक्शन डिवाइडेड है विदाउट जनरल ऑप्शंस। अब आपको जनरल ऑप्शन नहीं मिलेंगे। सेम चैप्टर में से दूसरा क्वेश्चन मिलेगा और उस क्वेश्चन को आपको दो में से किसी एक को अटेम्प्ट करना है, जनरल ऑप्शन नहीं मिलेंगे। अब अपने बैक टू नॉर्मल के ऊपर आ रहे हैं। अब आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि आप कोरोना वाली बैच में थे कि नहीं, कि 3 एग्जाम देने के बाद आप वहां पहुंचोगे। मिनिमम 2, इसी में 2 बार, कुछ स्कूल के अंदर 2 बार प्रीलिम्स होती है, इसलिए मैंने 3 बोला। अदरवाइज फर्स्ट पीरियडिक और इसके बाद में प्रिलिमिनरी एग्जाम एंड देन आफ्टर सेकंड प्रीलिम अगर कुछ स्कूल के अंदर होती है तो। टारगेट ये है कि अपने 24 फरवरी क्लास का सारा काम ओवर हो जाना चाहिए, इंक्लूडिंग ऑल टाइप्स ऑफ रिवीजन। जिस टेस्ट को आप शुरुआत में देखोगे ना, वैसे ही डबल के अंदर टेस्ट आप देखोगे बाद में भी। जिन्होंने मिस किया, याद करने का, टेस्ट मिस नहीं होने दूंगा। रिमेम्बर, अगर आपकी बैच अच्छी हो ने तो हमको भी लगता है कि इसको अपने थोड़ा और आगे बढ़ा सकते हैं। माई टारगेट इज टू इंक्रीज 5% इन योर रिजल्ट। 11th में जो रिजल्ट आया ना उसके अंदर 5% तो मिनिमम इंक्रीज होने चाहिए, 5%। उसके ऊपर आपका जो एफर्ट है ना वो काम लगेगा। एंड डू नॉट लाई, समझो झूठ मत बोलो अपने आप से तो कभी भी नहीं आता एक्सेप्ट इट, नहीं याद किया एक्सेप्ट कर लो। पर अगर समझो कि यहाँ पे कोई भी 1 मार्क के भी आंसर के लिए किसी ने भी कॉपी की ना, तो वो अपने आप से गद्दारी कर रहे हो।
because you are showing false results to your parents, even to you yourself. And then after what happens कि हम ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि हमारे तो अच्छे मार्क्स आते हैं, then we start preparing less. इतनी मेहनत हमसे होगी ही नहीं फिर बात. But when one result is down, तो then after pressure बढ़ेगा तो दूसरा रिजल्ट अच्छा आएगा. But when you stop putting your efforts और अपने क्या करेंगे, उसी दिन पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे, तो कहें मैं आपको पॉइंट्स लिखाऊंगा चैप्टर खत्म होने के बाद इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं. आप उस पॉइंट को आप एक बार देख लो और जो मैंने पढ़ाया नहीं उसको एक बार वापस सुन लो. दैट्स इट. ये प्रिपरेशन आपका खत्म. आपको जो टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा है उसको एग्जैक्टली सेम टू सेम रिपीट करने की जरूरत नहीं है. हाँ, एक बात समझ लो, जो डेफिनेशंस होती है ना इकोनॉमिक्स और ओसीएम के अंदर, दे आर द वर्ड्स ऑफ समवन एल्स. यू कैन नॉट चेंज देम, नॉट इवन कॉमा एंड फुल स्टॉप. आप वो भी चेंज नहीं कर सकते. तो इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं डेफिनेशन लिखूंगा तो नाम के साथ लिखूंगा, द पर्सन जिसने डिफाइन किया, और जैसा डिफाइन किया वैसा सेम टू सेम लिखेंगे. और अगर तुम वो सेम टू सेम याद नहीं रख पाते तो यू चेंज द वर्ड्स. हम ऐसा लिखेंगे इन द ओपिनियन ऑफ, नॉट एज पर. इन द ओपिनियन ऑफ ऐसा लिख के बाद में चालू करेंगे. अगर आपको सेम टू सेम डेफिनेशन याद नहीं लेकिन उसका मीनिंग याद है तब ऐसे लिखोगे. नहीं तो वो डेफिनेशन तुम्हारी है, उसकी नहीं है. फिर तुम्हारा नाम लिखना चाहिए एज पर कपूर या तो इन, बराबर इस तरह से लिखना चाहिए, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, राइट, लाइक दैट. सो रिमेम्बर दिस के डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी. और डेफिनेशन याद कितनी करनी है दैट इज अप टू यू. अब मैं 3 कैटेगरी में बच्चों को डिवाइड करता हूँ. दोस्त के जो 60s में खुश है, दूसरे जो 80s तक खुश है, और जो सबसे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर्स है ना वो अलग. हर कोई वहां तक पहुंच सकता है. तकलीफ किसकी है खाली कि अपने ने बात समझोगे, छुरी अगर घर पे पड़ी रहेगी तो उसकी एज खराब हो जाएगी. दिमाग का भी ऐसा ही है. 2 साल वो पढ़ा रहा था, कामत नहीं आया था बिल्कुल, बराबर है, तो बुढ़ा हो गया दिमाग. अब उसको तराशना है. इसके लिए क्या है, पहली बार याद करने बैठते हैं ना तो बहुत तकलीफ होती है. ऐसा लगता है क्या कहाँ पे आ गए, इतना सब याद करने का, इतने लंबे लंबे आंसर याद करेंगे. थोड़ी तो प्रैक्टिस हो गई है तो एग्जाम के अंदर, इसलिए इतनी तो खराब हालत नहीं है जैसे पिछले साल वाले 12th की बैच की. अभी की बैच की इतनी खराब हालत नहीं होगी. सो इसीलिए बोलता हूँ कि जो भी स्टार्ट करो ना वो डेडिकेशन के साथ में स्टार्ट करो. यू कैन हैव एन एक्सक्यूज फॉर 1 और 2 टेस्ट कि चलो इसमें तैयारी नहीं हुई, कोई घर में कोई चीज हो गई या इधर उधर जाने का होगा इसलिए प्रिपरेशन नहीं हुआ. बट इन एवरी टेस्ट अगर आप वही एक्सक्यूजेस रिपीट करोगे तो बीमार आदमी जैसा है. कोई भी मिलता है ये तो हमेशा अपनी बीमारी की बात कराता है. कोई अगर रोज रोज जब भी मिले यार मेरे को कल ये हो गया, मुझे कल ये हो गया, ऐसा बोला करेगा तो अपने बोलेगे आज बेकार आदमी है, हमेशा बीमार होता है ये भी आएगा नहीं बीमारी की बात करेगा. ऐसा ही एग्जैक्टली हो जाता है, बराबर नहीं. तो हमेशा याद रखो कि जब कभी भी अपने प्रिपरेशन स्टार्ट करें ने तो कंप्लीट डेडिकेशन के साथ में उसको स्टार्ट करें. ओके. तो 4 सब्जेक्ट में जैसे बता रहा था उसमें गुजराती की पेपर स्टाइल बहुत मस्त है. उसमें जो 40 मार्क्स का लास्ट का सेक्शन है ना, दैट 40 मार्क्स उसमें मैक्सिमाइजेशन की जरूरत है. बाकी 60 है ना गारंटी देता हूँ, उसमें से 60 में से 45 प्लस लाने की गारंटी मेरी. पर बाकी जो 40 है ना वो तुम्हारे हाथ में. सेम इंग्लिश उसमें भी 60 और 40. 60 मेरे हाथ में, 40 आपके हाथ में, क्योंकि जहाँ क्रिएटिव आता है ना वो आपको लिखना पड़ता है. व्हेन आई से दैट ऐसे, तो ऐसे आपको लिखना पड़ेगा. अब मैं उसको आपको कैसे समझा पाऊंगा, या मैं इतना बता पाता हूँ कि उसके कंटेंट्स क्या हो सकते हैं, पर उस वक्त टॉपिक कुछ अलग आया. जैसे मैं लास्ट ईयर आपको बताता था, कुछ लोग नए इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर मैं 11th स्टैंडर्ड के बच्चे को बोलूँ या 12th स्टैंडर्ड के बच्चे को बोलूँ कि काव के ऊपर ऐसे लिखना है, राइट, और मैं अगर 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे को बोलूँ तो अभी अपनी हालत ये है कि दोनों सेम मत लिखेंगे. 3rd वाला और आप भी सेम मत लिखोगे कि काव हैज 1 टेल, 2 eyes, ears,
बराबर है, वही लिखेंगे समटाइम्स। फिर अभी तो क्या मेल काउ लिखेंगे, वो ऑक्स याद नहीं आता, वो ऑक्स है ना वर्ड याद नहीं आता, तो मेल काउ, उसको हम्प भी होता है, ये हम्प भी वर्ड याद नहीं आता, उसकी जगह माउंटेन लिख देंगे। ये थर्ड स्टैंडर्ड वाली वोकेबुलरी अभी तक चल रही है तुम्हारे दिमाग में, राइट। और जब ग्रामर की तो बात आती है ना, तो ग्रामर को तो देख के जो ना एकदम बुखार सा चढ़ जाता है। ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं ना कि जिसके ऊपर फोकस है ना बीच बीच में करना पड़ता है। अब एग्जाम के टाइम के ऊपर मैं ऐसा बोलूँ कि चलो सीधा ग्रामर हम देख लेंगे या पढ़ लेंगे, तो वो नहीं हो पाता। इट इज ए लॉन्ग प्रैक्टिस। तो जो लोग नए हैं उनके तो ये सैटरडे संडे से एक्स्ट्रा क्लासेस चालू, क्योंकि ग्रामर तुमने पिछले साल तो जीरो सीखा है, राइट। तो जिन लोगों ने बिल्कुल भी सीखे बिना जो लोग आए ना, उनको ये बाजू वालों को पूछ लो को कितना कितना ग्रामर आपने किया था पूरे साल में, फिर भी कुत्ते की तुम टेढ़ी तो टेढ़ी ही रहती है, बराबर नहीं। अब कितना भी बोले कि यही करना है, तो भी एग्जाम क्या जब आई ना, तब उसके बाद में वापस वही पुराने जमाने के शॉर्टकट चालू। इतना मारो इतना मारो इतना मारो दिमाग को कि वो सीधा हो जाए, लेकिन फिर भी सीधा नहीं हो पा रहा। इतनी प्रैक्टिस लेकिन फिर भी वही के वही। इसीलिए ग्रामर में प्रैक्टिस लॉन्ग टर्म की चाहिए और रेगुलर चाहिए, वो भी हमको देखना है। गुजराती में ग्रामर जैसा कुछ नहीं है, रिमेम्बर। गुजराती की बात करें तो गुजराती में ग्रामर जैसा कुछ है ही नहीं। गुजराती में जो कुछ भी है ना वो क्रिएटिव ग्रामर जैसा है, मतलब अगर आप थोड़ा भी समझ लो ना तो आपको आ जाए। तो अपने इस बेस के ऊपर आज के सबसे पहले सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आज आपको इकोनॉमिक्स की कंटेंट बताऊंगा और अपना पहला सब्जेक्ट जो स्टार्ट करेंगे वो इकोनॉमिक्स से होगा। इकोनॉमिक्स में आपका जो फर्स्ट चैप्टर है ना, उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये है कि उसमें से ग्राफ पूछा जाता है। बट डू नॉट थिंक कि ग्राफ सिर्फ उसी चैप्टर में से आएगा। ग्राफ कहीं से भी पूछा जा सकता है, बट इंक्लूडेड इन फर्स्ट चैप्टर। सो दैट्स वाई हम ऐसा मान के चलते हैं कि फर्स्ट चैप्टर का वेटेज जो है ना, उसके बेस पे अगर हम चले तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर से 5 मार्क का ग्राफ आएगा। इकोनॉमिक्स और ओसीएम की पेपर स्टाइल में सिर्फ यही 5 मार्क का डिफरेंस है कि ओसीएम के अंदर ग्राफ नहीं आते, लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर ग्राफ आता है। और ओसीएम के अंदर 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होते हैं और इकोनॉमिक्स में 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चन। दिस इज द डिफरेंस। दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस यही है कि दोनों में 5 मार्क का फर्क है। ओके, तो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। सो अभी अपने सबसे पहले देखिए इसके अंदर तुम्हारे सिलेबस में कितने चैप्टर्स है। तो इकोनॉमिक्स में अगर हम बात करें, दिस इज योर इंडेक्स। सबसे पहला चैप्टर है ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स। द सेकेंड वन इज इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नाउ सी, हम कोई भी जब सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं ना, तो सारे चैप्टर उन्होंने सीक्वेंस में अरेंज किए होते हैं कि पहला चैप्टर आपको यही करना है, दूसरा यही करना है। सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो अप टू चैप्टर 4 जनरल इकोनॉमिक्स के बारे में बात की गई है, यानी आप फंडामेंटल सीखोगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के। लास्ट ईयर हमने ज्यादातर चैप्टर्स जो किए थे वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के थे। लास्ट ईयर की टेक्स्ट बुक 3 पार्ट्स में डिवाइडेड। पहला जो पोर्शन था डिमांड सप्लाई मार्केट, वो सब तुम्हारा माइक्रो इकोनॉमिक्स था। लेकिन उसके बाद में नेशनल इनकम वाला जो चैप्टर आया था और रिफॉर्म्स वाला जो चैप्टर आया था वो तुम्हारा मैक्रो इकोनॉमिक्स था। और उसके बाद में जनरल प्रॉब्लम्स इन इकोनॉमिक्स। सिमिलरली इस साल की टेक्स्ट बुक को इंडियन इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। जो पहला हिस्सा है ना, वो तुमको शुरुआत करवा रहा है ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स जो है ना, वो तुमको सिर्फ जनरल टॉपिक है। लेकिन जो सेकंड चैप्टर है इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दैट इज मैक्रो। उसके बाद में मनी एंड इन्फ्लेशन मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिर उसके बाद में बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी ऑल्सो मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड मॉनेटरी इकोनॉमिक्स दोनों का एक पार्ट। उसके बाद में पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर फॉरेन ट्रेड इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इमर्जिंग इश्यूज इन इंडियन इकोनॉमी, ये सारे इंडियन इकोनॉमी के प्रॉब्लम्स। To just make you aware about the different problems we are facing nowadays in our country.
एंड ये जितने भी हमारे प्रॉब्लम्स है वो सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन किसके अंदर है वो भी इसके अंदर बताएंगे ना। अगर हम बात करें इसमें से 5 मार्क्स के लिए कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट, तो कई बार है ना स्टूडेंट्स मुझे लास्ट लास्ट मोमेंट के ऊपर पूछते हैं कि 5 मार्क्स के चैप्टर कौन से। ऐसा कुछ होता ही नहीं है, पहली बात समझ। बिकॉज जो आप पर्टिकुलर क्वेश्चन को 5 मार्क्स के अंदर देखते हो, सो उन्होंने ऐसा फिक्स नहीं रखा है कि वो 5 मार्क्स में पूछेंगे। दे कैन आस्क द सेम क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स ऑल्सो, तो 3 मार्क के लिए भी वो पूछा जा सकता है। सो स्टॉप बाइफरगेटिंग क्वेश्चंस एज पर द मार्क्स, वो बंद कर दो टोटली। क्योंकि मैंने ये देखा है कि 5 मार्क के क्वेश्चन में लिखा था कि 5 मार्क के क्वेश्चन के अंदर मेजर्स टू रिड्यूस पॉवर्टी, गरीबी को दूर करने के लिए कौन कौन से मेजर्स इंडियन गवर्नमेंट ने उठाए, ये उसको 2 मार्क में पूछा। यस यू नीड टू स्टेट द मेजर्स। ना अगर आपने 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए उसको स्किप कर दिया तो आपको तो पॉइंट भी याद नहीं है उसके, सो हाउ कैन यू अटेम्प्ट उसको, सेम क्वेश्चन को 2 मार्क के लिए कैसे अटेम्प्ट करोगे आप, यू कैन नो। सो इसीलिए मैंने ऐसा मान के चलते हैं कि ईच एंड एवरी चैप्टर का इंपोर्टेंस अपने हिसाब से। जनरल ऑप्शंस अगर होते ना तो हम 1 या तो 2 चैप्टर को ओमिट कर सकते थे, पूरे सिलेबस में से ना भी करे तो चले। बट जब जनरल ऑप्शंस नहीं होते और पर्टिकुलर ऑप्शन होते तब हमको क्या करना पड़ता है, सारे चैप्टर्स को इक्वल इंपोर्टेंस है। कितना सिलेबस, ओनली 11 चैप्टर्स, राइट। अगर आप बात करो तो 150 पेज की भी टेक्स्ट बुक नहीं है, 150 पेज की भी टेक्स्ट बुक नहीं है। चलो मैंने बोला कि पर डे मैं 2 पेजेस कराऊंगा, बराबर है। तो अगर 150 पेज की टेक्स्ट बुक ना हो तो 75 डेज के अंदर सिलेबस खत्म। सेम ओसीएम के अंदर अगर आप देखें तो उसमें 160 पेजेस के अराउंड की टेक्स्ट बुक है, तो उसमें भी 80 डेज में सिलेबस खत्म। सो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट टू कंप्लीट द सिलेबस। व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि जो लास्ट डे में मैं रैपिड रिवीजन कराऊंगा वो वाला लेक्चर आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि उसमें जहां जहां पे तुम तीसरी दुनिया में चले जाओगे, अभी पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारे लोग हैं जैसे तीसरी दुनिया में चले जाते। पहली दुनिया यानी यहाँ जहाँ पे बैठे हैं वो, दूसरी दुनिया यानी अपने घर बार वाले को समझना सोचे वो, फिर तीसरी में वो पिक्चर की बातें याद आती है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसे ऐसे घुमाता कैसे वो, बराबर नहीं, वो सब याद आता है। वो RRR में पूरी बुलेट उठा के फेंकता कैसे, ये सब याद आता है। तो वो तीसरी वाली दुनिया में जो चले जाते हैं उसको खींच खींच के वापस लाना पड़ता है। तो ये जो लास्ट डे का जो लेक्चर होगा ना, दैट विल बी रैपिड रिवीजन, पूरे चैप्टर का रैपिड रिवीजन करेंगे। उस रैपिड रिवीजन को हमेशा आपको अटेंड करना चाहिए और उसको रिपीटेडली सुनना चाहिए, जिससे आपको क्या पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर चैप्टर में है क्या, राइट। इसमें सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। और अगर आप यहाँ पे अटेंटिव रहोगे ना तो मैं गारंटी देता हूँ, मैं पहले भी बता चुका, 11th स्टैंडर्ड में भी मैं रिपीट करता था कि क्लासरूम का अटेंशन, इसका मतलब घर पे मेहनत आधी से भी कम, वही चीज याद हो जाएगी। आपका जो पूरा टाइम टेबल है वो आपको फ्यू डेज के अंदर मिल जाएगा, क्योंकि मैं अभी प्रोविजन कर रहा हूँ आपके लिए एक डाइजेस्ट की। मैं अभी तक तो अपने खुद के पेम्पलेट्स दे रहा था, लेकिन सी जमुना दास कंपनी उसने अपनी डाइजेस्ट बनाना शुरू इस साल से वापस किया है। ये मॉडर्न की जो लास्ट टाइम मैंने दी थी वही, मैं आज अहमदाबाद इसको फ़ोन करने वाला हूँ क्योंकि यहाँ लोकल मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो अगर ये रीप्रिंट में है तो यही मैं आपको डायरेक्टली प्रोवाइड करूँगा, ये डायरेक्टली आपको मैं प्रोवाइड, राइट। तो ये जो डाइजेस्ट है उसके अंदर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलेंगे ना। द सेकेंड ऑप्शन, अगर ये अवेलेबल ना हो तो मेरे खुद के पेम्पलेट्स तो है, जिसके अंदर अभी तक मुझे आज तक किसी की कोई कंप्लेन नहीं आई। इसमें एक प्रॉब्लम ये है ना कि इसमें ब्रैकेट में ये नहीं लिखा जाता कि कौन सा क्वेश्चन कौन से साल में कितने मार्क्स के लिए पूछा गया, बट मेरे पेम्पलेट के अंदर वो सारी चीजें लिखी जाती है। और इसमें मैं लिमिटेड रखता हूँ स्कोप, ये जो क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन 3 अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं तो उसको लंबा करने की जरूरत नहीं है, एक को ही एक ही क्वेश्चन में तीनों क्वेश्चन को कवर कैसे किया जाए, तो आपको है ना कंटेंट कम लगता है। मैक्सिमम जो नंबर ऑफ पेजेस होंगे ना कोई भी पैम्फलेट के अंदर वो 10 से 12 पेज के, मैक्सिमम, मिनिमम 6-7 पेज, राइट। उसमें MCQ भी आ गया, आंसर इन वन लाइन भी आ गए, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आ गए, टेक्सचुअल क्वेश्चन भी आ गए, सब आ जाता है उसका। बट मैं प्लान इसलिए कर रहा हूँ कि ये बुक अगर होती है ना तो बुक के साथ में आपको क्या कि 2-3 पेपर्स भी पीछे मिल जाए। और उसके कारण आपको याद रखो एक बात, अभी तक जितने पेपर भी हुए ना वो सारे पेपर मेरे पास प्रिंटेड है बोर्ड के, तुम्हारे सिलेबस के।
वो सारे पेपर्स मेरे पास प्रिंटेड है। दैट मीन्स कि मैं आपको वो कोई भी टाइम पे प्रोवाइड कर दूँ बिफोर फर्स्ट पीरियडिक एग्जामिनेशन। बोर्ड के सारे पेपर और कुछ सिलेक्टेड स्कूल के पेपर वो भी मेरे पास अवेलेबल। ये सारे पेपर आपको इसलिए दें कि आप इसके अंदर से देख सकते हो कि पैटर्न देखो कि कौन से चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, सो दैट यू कैन फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर चैप्टर के मुझे इसमें से ज्यादा। जैसे कि अभी आप समझो कोई भी एक पर्टिकुलर इसकी बात करें अभी जो चल रहा है वो सब्जेक्ट, उसमें अगर आप देखो ना फर्स्ट चैप्टर का वेटेज कितना 6 to 8 मार्क्स। अब हम जानते हैं कि इस चैप्टर को कंप्लीट करने से कितने मार्क्स आएंगे, 6 to 8 मार्क्स आएंगे। तो नाउ अगर सब चैप्टर की बात करें तो ऑलमोस्ट एवरी चैप्टर 6 मार्क्स 8 मार्क्स या 10 मार्क्स के बीच में आता है, राइट। तो ये तीन अलग अलग कैटेगरी से, तो अगर मैं 7 चैप्टर कंप्लीट करता हूँ, 7 चैप्टर्स अगर मैं कंप्लीट करता हूँ, तो दैट मीन्स हमारे लिए क्या हो गया, आपके लिए 68% सिलेबस कंप्लीट हो। सेम स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, 68% सिलेबस। तो पास होना कितना आसान, प्रॉब्लम का है पर लाने। मैं बोलता हूँ कि कॉमर्स से नहीं, जस्ट अ फील्ड लाइक दैट कि जिसके अंदर इफ यू वांट टू स्कोर, कि अगर आपको लगता है कि 60-70% के बीच में लाने कर सकते हो, 70-80 कर सकते हो, बट व्हाट इज डिफिकल्ट, 80+। मेहनत कर करके मर जाओगे और लास्ट में एक पेपर इतना खराब निकल जाएगा, जैसे इस बार का कंप्यूटर। इतने अच्छे पेपर गए थे माशाल्लाह, बच्चों ने इतना अच्छा लिखा था कि मुझे कोई कंप्लेन नहीं। बट जैसे ही कंप्यूटर का पेपर हाथ में आया ना, तो कंप्यूटर के पेपर के अंदर बच्चे तैयारी करके गए थे कि टेक्स्ट बुक के पीछे जो क्वेश्चन होते हैं हर चैप्टर के बाद, उसके एमसीक्यू करके गए। 100 मार्क के पेपर में से 3 एमसीक्यू, 97 बार के, कितने, ओनली 3 एमसीक्यू, कितने बार के, 97। सो मतलब यहाँ ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने गलत पूछा बाहर के, यानी मतलब कैसे टेक्स्ट बुक के अंदर के थे, बट यू नीड टू फोकस ऑन दैट। पर आपका क्या, लास्ट पेपर, ऑलरेडी वेकेशन मूड ऑन, राइट। बहुत तैयारियां कर ली हमने बड़े बड़े सब्जेक्ट की, तो ये सब्जेक्ट तो बेचारा चल जाएगा, उसमें मर गए। सो नाउ व्हाट वाज माय ड्रीम, कि मेरे क्लास में से कम 4 से 5 बच्चे 90+ स्कोर करेंगे। नाउ इट विल बी अ ड्रीम और विल बिकम ट्रू, ओनली डेस्टिनी नोस, राइट। ये समझ में नहीं आता, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इस बारे ने कंप्यूटर सब्जेक्ट को भी मैं अपने हाथ में इसीलिए ले रहा हूँ कि कंप्यूटर में अपने लेक्चर्स उसके भी स्टार्ट करेंगे। जस्ट मैं अपना मेन सिलेबस उसको रूटीन में ला दूँ ना, उसके बाद मुझे इसको इनकॉर्पोरेट कर, बराबर ना, बट गारंटी है कि मैं उसको भी कंप्लीट तो कराऊंगा। नाउ वी आर स्टार्टिंग द फर्स्ट चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर है ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स। देखो, पॉइंट ऑफ इंट्रोडक्शन से शुरू करें तो इसमें इंट्रोडक्शन पहले, उसके बाद में मीनिंग ऑफ अ डायग्राम इन ग्राफ है, देन आफ्टर टाइप्स ऑफ डायग्राम, उसके बाद में टाइप्स ऑफ ग्राफ है, फिर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट। जो डेटा सीरीज लिखा है दैट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो पूछा जाता है। एंड 1.1.2, 1.1.2 दैट इज एस्पेक्ट्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल ड्राइंग अ डायग्राम, वो आपको पूछा जाता है, राइट। ये दो क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। अब हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे इंट्रोडक्शन से, एंड हम आज 1.1 इसमें मीनिंग को कंप्लीट करेंगे, इंपॉर्टेंस से बाकी रख। देख स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन। इकोनॉमिक्स क्या करेगा, देखो रियल वर्ल्ड के अंदर जो इकोनॉमिक इवेंट्स होती है ना उसको एनालाइज करेंगे। ना मैंने पढ़ लिया, आपने सुन लिया, इकोनॉमिक इवेंट्स। नाउ व्हाट आर इकोनॉमिक इवेंट्स, व्हाट आर इकोनॉमिक इवेंट्स, चलो बताओ। खाली लिखा है कि इकोनॉमिक इवेंट्स, तो व्हाट आर इकोनॉमिक इवेंट्स। फॉर एग्जांपल, in case you are considering population, it is an economic event. If you are considering unemployment, that is an economic event. अगर आप जीडीपी फाइंड आउट करना चाहते हो, दैट इज एन इकोनॉमिक इवेंट। तो हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाई अ पर्टिकुलर कंट्री हैज ओवर पॉपुलेशन। आपको लगता है कि इंडिया ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, देयर आर सर्टेन कंट्रीज इन वर्ल्ड, इन दिस वर्ल्ड दैट उसके अंदर अंडर पॉपुलेशन, वो चाहते हैं कि बाहर से लोग आए। फॉर एग्जाम्पल जो नंबर 1 पे है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, नॉर्वे, वो चाहते हैं कि लोग बाहर से आए।
कनाडा इज सच अ कंट्री जो अंडर पॉपुलेटेड है। अपनी कंट्री में कितनी पॉपुलेशन? 140 करोड़, 140 करोड़, राइट। देखा है कभी मैप में कितनी छोटी कंट्री है? नाउ कंसीडर अमेरिका, कंसीडर करो अमेरिका, उसके सामने अपनी कंट्री के सामने कितनी बड़ी कंट्री दिखती है, इंक्लूडिंग कनाडा, वो सब देख लो, राइट। पर अपने सिर्फ अकेले अमेरिका को ही देखे ना, तो भी इंडिया से साइज में 2.5 टाइम्स बढ़ा है, पॉपुलेशन 47 करोड़। ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड कॉन्टिनेंट है, बराबर, इसको कॉन्टिनेंट बोलते हैं ना अपने, ऑस्ट्रेलिया को अपने कॉन्टिनेंट बोलते हैं। व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया? सोचो, बॉम्बे से आधी, आधी से भी कम, करोड़ भी नहीं है, 1 करोड़ भी नहीं है ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन। तो ये अंडर पॉपुलेटेड कंट्रीज है, समझे ना। तो हम यहाँ पे ऐसा नहीं मान के चलते कि एवरी कंट्री इन दिस वर्ल्ड इज ओवर पॉपुलेटेड। नो, देयर आर सर्टेन कंट्रीज इन दिस वर्ल्ड के जो अंडर पॉपुलेटेड भी है। तो ये इकोनॉमिक इवेंट हुआ। नाउ एन एनालिसिस ऑफ द स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइडेड बाय द स्टेट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट? जब भी इकोनॉमिक में स्टेट समझो ने, तो गुजरात मत समझे, दैट इज गवर्नमेंट। स्टेट यानी गवर्नमेंट, दोज हु गवर्न यू, दैट इज स्टेट। एंड उसके बाद में बैंक्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी पर्पसफुली डन इन इकोनॉमिक्स। ले पर्सन्स, ले पर्सन्स मतलब जो ऐसे लोग हैं ना जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं, उसको ले पर्सन बोलते हैं। मिट्टी का आदमी, ले, क्ले के ऊपर से ले, राइट है। तो ये मिट्टी का आदमी यानी जमीन के ऊपर। अभी मैं ऐसा बोलूँ, रास्ते पे जाने वाला आदमी को बोले इंडिया में पॉपुलेशन कितनी है, बोला बहुत है बहुत है, ऐसा बोल के चला जाएगा, बराबर नहीं। और उसको पता नहीं है, लेकिन हाँ वो डिस्क्राइब कर पाएगा कि बहुत है। तो अगर आपको क्या करना है, क्या डिस्कशन और एनालिसिस जो एक्सपर्ट लोग करते हैं उसके अंदर आप अपने आप को इंक्लूड कराना है, तो आपको क्या चाहिए, उस इंफॉर्मेशन को पिक्चर्स या तो ग्राफ से आपको बताना पड़ेगा। हम जब एडवर्टाइजमेंट बताते हैं तो ऐसे जा रहा हूँ बराबर, और बड़ा सा एक बैनर लगा हुआ, so do I have any time to read the entire whatever is written in that banner? मेरे पास इतना टाइम नहीं है, अगर देखूंगा तो सामने गाड़ी ठोक दूंगा मैं, उसको पढ़ने कोई रुक के पढ़ता है कि क्या लिखा है, कोई नहीं होगा। बट इसके अंदर अगर मैं उसको बराबर ग्राफ से, जैसे अमूल, अमूल की एडवर्टाइजमेंट को कैसे आपने देखते हैं, एक पिक्चर से, एक कार्टून जैसा पिक्चर होता है उसके अंदर, राइट। और उसके अंदर कोई भी करंट टॉपिक के ऊपर कोई भी टैग लाइन बना के दे दी जाती है, दैट इज द आइडेंटिटी। ये क्या हो जाती है, आइडेंटिटी होती है। अब अगर कार दिखानी हो तो आप कार की एक पूरी एडवर्टाइजमेंट में कार दिखाओगे और ऊपर अपना सिंबल कार की कंपनी का, दैट्स इट। तो पिक्चर से आपको ज्यादा जल्दी ख्याल आ जाता है कि कौन सी कंट्री के अंदर कौन सी नई चीज को इंट्रोड्यूस किया गया है, उसके बारे में आपको पता चल जाता है। हम अगर बात करें इकोनॉमिक्स, तो हम अगर उसको ग्राफ से प्रेजेंट करेंगे तो सामने वाले को पता चल जाएगा कि लास्ट ईयर, अभी देखो शेयर मार्केट की हालत, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे आ रहा है। इसको क्या बोलते हैं, मोर वोलेटाइल मार्केट। वोलेटाइल मार्केट यानी कभी भी अप कभी भी डाउन हो सकता है। तो कभी ग्राफ से अगर देखेंगे ना, तो आपको रोज का ग्राफ दिखाया जाता है, उसको एक कर्व दिखाया जाता है कि दैट गोज अप एंड दैट गोज डाउन। तो इससे आपको पता चलेगा कि गया नीचे, जैसे ही नीचे आया ना तो हमको पता चल गया कि गया नीचे, राइट। तो हम भी समझ सकते हैं बिकॉज वी आर नॉट नॉलेजेबल अबाउट शेयर मार्केट, लेकिन फिर भी हमको पता चलता है कि आज मार्केट डाउन। तो अगर ग्राफ और डायग्राम से अगर हम समझेंगे तो इससे ये पता चलता है कि इकोनॉमिक्स की जो डिफिकल्ट इन्फॉर्मेशन है उसको कैसे समझाया जाए। तो हम यहाँ पे दो तरह की पिक्चर्स देखते हैं, एक तुम्हारा डायग्राम से और दूसरा है तुम्हारे लिए ग्राफ। नाउ मीनिंग ऑफ अ डायग्राम एंड अ ग्राफ, अब दोनों के मीनिंग सेम है। सी, डायग्राम का मीनिंग देखो और पहली पहली लाइन दोनों में पढ़ो। डायग्राम में लिखा है कि डायग्राम इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जर्वेबल डेटा बाय वे ऑफ अ पिक्चर। और ग्राफ में देखो, अ ग्राफ इज आल्सो अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जर्वेबल डेटा बाय वे ऑफ अ पिक्चर। डेफिनेशन सेम है, लेकिन फिर भी दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग। दोनों में पिक्चर होता है, लेकिन दोनों के पिक्चर का काम अलग अलग है। पहले लिखा है कि ऑब्जर्वेबल डेटा। नाउ व्हाट इज ऑब्जर्वेबल डेटा? कुछ चीजें तुमको मार्केट से अवेलेबल मिल जाती है। मैं जैसे सामने सब्जी वाला खड़ा, उसको पूछूं कि आज कितने के टमाटर बिके, तो बोल देगा कि 300-400 के बिके। तो भी उसके पास डेटा होगा, उसके मुताबिक वो बोल देगा कि मेरे इतने 4 किलो 5 किलो इतने बेच। ये ऑब्जर्वेबल डेटा। बट कैन यू जज द क्वालिटी लाइक ऑनेस्टी इन अ पर्सन, कि तेरे अंदर ऑनेस्टी कितनी है? कैन यू जज? दिस इज नॉट ऑब्जर्वेबल डेटा।
ऑब्जर्वेबल डेटा आर दोज जिसको अपने क्वांटिफाई कर सकते हैं, जिसको अपने क्वांटिटी में लिख सकते हैं, दैट इज ऑब्जर्वेबल डेटा. Scales and measures are used while drawing a diagram, though thorough knowledge of statistics is not required to draw. स्टैटिस्टिक्स के बिना, पहला पॉइंट एकदम फ्लैट, कि स्टैटिस्टिक्स के नॉलेज के बिना भी डायग्राम ड्रॉ किया जा सकता है, लेकिन ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ेगी. पर डायग्राम को अपने कैसे ड्रॉ करेंगे? डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए अपने को स्केल्स एंड मेजरमेंट चाहिए. स्केल्स यानी अपने जो स्केल लेते हैं, नॉर्मल जो स्केल 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर का जो स्केल लेते हैं, वो स्केल और मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है. अब आगे लिखा है, अ डायग्राम इज ड्रॉन फॉर डेटा विच आर प्रेजेंटेड इन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्क्रीट यानी इसमें क्लास नहीं होते उसको डिस्क्रीट, जो ग्रुप नहीं है उसको डिस्क्रीट, राइट ना. तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, खाली नंबर लिखे हो, जैसे अभी तुम ये आई थिंक इंडेक्स नंबर तुम पढ़ते हो, तो इंडेक्स नंबर के अंदर जो प्राइसेस लिखे हैं दे आर डिस्क्रीट. ये प्राइसेस जो लिखी है वो क्या है तुम्हारे लिए? डिस्क्रीट, क्योंकि इसके अंदर कोई क्लास नहीं है, कोई ऐसा ग्रुप नहीं बनाया गया, दैट्स व्हाई इसको क्या बोलेंगे अपने? डिस्क्रीट. तो ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अपने किसको यूज करेंगे? डायग्राम को. तो इसके बाद आता है, इन अदर वर्ड्स अ डायग्राम इज ड्रॉन फॉर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डेटा. पता चल जाए यार, देखो आप डायग्राम बोर्ड के ऊपर आप देख सकते हो कि डायग्राम के अंदर आपको दिखाया गया है कि 2005 1650. यहाँ पे आप डायग्राम नहीं ड्रॉ करोगे, लेकिन जो डेटा है उसके अंदर आपको पता चल जाता है कि भाई 2005 समझ में आ गया वो उस वक्त 1650 प्राइस थी. दैट्स इट, नथिंग मोर. कुछ समझने की अलग से शायद समझाने की आपको जरूरत नहीं है. नाउ, and lay persons do not require detailed knowledge of statistics in order to draw or understand a diagram. A diagram is used by advertising companies. Diagram कौन यूज करेगा? Advertising company यूज करेगी to draw attention. डायग्राम से पिक्चर बता के वो आपको बताएंगे कि देखो हमारी कंपनी का सेल्स इतना, उनकी कंपनी का सेल्स इतना. बराबर. बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन. कई बार गवर्नमेंट भी आता था बीच में, 190 करोड़ डोज लगा दिए. नाउ डोंट टेल मी कि 140 करोड़ की पॉपुलेशन में 190 करोड़ कैसे लगाएंगे? कि सबने 2-2 डोज भी लगाए हैं. हाँ, मेरे मोदी जी के ऊपर यकीन रखो. एंड बाय सोशल ऑर्गेनाइजेशन टू स्प्रेड अवेयरनेस. और हम क्या करेंगे? सोशल ऑर्गेनाइजेशन अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए कि देखो चाइल्ड जो बोलते हैं ना, मेन थिंग मोर्टालिटी रेट, बच्चे जो जन्म लेने के 1 साल के अंदर मर जाते, वो पिछले साल कितना था, इस साल कितना है, वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन आपके अंदर कोई इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने के लिए बताते हैं. नाउ सी, ये पैराग्राफ हुआ. नाउ मैं किसके ऊपर फोकस करूंगा? इसके में फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि ऑब्जर्वेबल डेटा को अपने क्या पिक्चर में यूज करके, दूसरी चीज की क्या जरूरत पड़ेगी? स्केल्स एंड मेजरमेंट. बराबर. तीसरा क्या कि स्टैटिस्टिक का नॉलेज जरूरी नहीं है. चौथा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. उसके बाद में पांचवा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डेटा, और ले पर्सन भी उसको समझ सकते हैं. एन एग्जांपल पॉइंट इस तरह से बनाओ, यू विल इजीली रिमेंबर इट, राइट. अब देखो नेक्स्ट से ग्राफ, लास्ट पॉइंट. A graph is also a representation of observable data by way of a picture, but a graph is drawn for statistical information which is not self-explanatory. उसको डायरेक्टली समझा नहीं जा सकता, उसको समझाने के लिए आपको स्टैटिस्टिक्स का सहारा लेना पड़ता है. जैसे आप यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स के अंदर सेकंड चैप्टर के अंदर कोरिलेशन के अंदर ग्राफ ड्रॉ करोगे. वो ग्राफ क्या है? आपको स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ी तब आप ग्राफ को ड्रॉ कर पाए, अदरवाइज आप ग्राफ ड्रॉ नहीं कर पाए. सो नाउ इट इज प्रूव दैट आप स्टैटिस्टिक्स किस लिए सीखते हो? बिकॉज इट इज यूज्ड इन इकोनॉमिक्स. वो मेन नहीं है, ये मेन सब्जेक्ट. ध्यान उस पर देते, इस पे नहीं देते. बोलो. अ ग्राफ इज ड्रॉन फॉर डेटा विद कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. उसमें क्या था? डिस्क्रीट. इसमें कौन सा है? कंटिन्यूअस. In order to simplify such data, use of statistical tools is made. A graph is also drawn, यानी अपने statistical tools का यूज करेंगे. ऑलरेडी एक चीज तुम्हें बता चुका, कोरिलेशन. सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर तुम्हारा रिग्रेशन, फोर्थ चैप्टर आपका टाइम सीरीज, ये सब ग्राफ के ऊपर. ये सब किसके ऊपर है? ग्राफ के ऊपर. तो मतलब स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन को यूज करके आप इकोनॉमिक्स की डेटा को ग्राफ के अंदर प्रेजेंट कर सकते हैं. देन a graph is also drawn for other types of complex statistical information. इसके लिए
अनक्लियर इंफॉर्मेशन होने कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन उसके लिए ग्राफ ड्रॉ किया जा सकता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली स्टैटिस्टिक्स आएगा तो ही ग्राफ बनाना आ सकता है और आप समझ सकते हो उसको। टू ड्रॉ एंड अंडरस्टैंड ग्राफ आपको स्टैटिस्टिकल नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। और ग्राफ है ना नॉर्मली अपने 4 क्वाड्रेंट के अंदर ड्रॉ करते हैं, 4 क्वाड्रेंट के अंदर उसको अपने ड्रॉ करते हैं। एंड वन और मोर ऑफ द 4 क्वाड्रेंट्स obtained by the intersection of x and y axis। याद है ना, x एक्सिस एंड y एक्सिस कभी कभी सीखा था कोरोना में। on a plane and it cannot be drawn without taking appropriate measurement। तो मेजरमेंट के बिना ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते। वैसे तो डायग्राम भी ड्रॉ नहीं कर सकते, बट यहाँ पे एक्यूट और परफेक्ट मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। नाउ अ ग्राफ इज जनरली ड्रॉन ऑन अ ग्राफ पेपर। और इसको यूज कौन करता है? इसको यूज करेगा रिसर्चर और एजुकेशनलिस्ट। आगे अपने जो बोला था तो उसमें हमने किसने यूज करना है? एडवर्टाइजमेंट एजेंसी और गवर्नमेंट उसको यूज करते हैं, राइट। जबकि यहाँ पे कौन? रिसर्च और एजुकेशनलिस्ट। एंड ग्राफ्स आर नॉट यूज फॉर कन्वेइंग इंफॉर्मेशन टू जनरल पब्लिक, यानी हमारे जैसे लोग कुछ जानते नहीं है कुछ, उसके लिए ग्राफ नहीं। लेकिन तुम जानकार बन जाओगे 2-4 चैप्टर के बाद, तो उसके बाद में तुम इसको ग्राफ को यूज कर पाओगे, राइट। सो नाउ इसका रैपिड रिवीजन देखो। क्या ग्राफ भी ऑब्जर्वेबल डेटा को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी बात, इसमें स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन चाहिए और वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं है। तीसरी बात, उसमें कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। चौथी बात, स्टैटिस्टिकल टूल्स आर रिक्वायर्ड। और इसके बाद में कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करा जा सकता है। स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज होना जरूरी है। पांचवी बात, एक या तो 4 क्वाड्रेंट के अंदर ग्राफ को एक्सटेंड किया जा सकता है। एक्स और वाई एक्सिस में मेजरमेंट के साथ में ड्रॉ करते हैं। और सिक्स्थ थिंग इज ग्राफ ऑलवेज ग्राफ पेपर पे ड्रॉ किया जाता है और उसको यूज करने वाले कौन? रिसर्चर्स और एजुकेशनिस्ट। दिस इज हाउ द एंटायर पार्ट इज कंप्लीटेड। अब अगर इसको कल मैं आपको पूछूं तो याद होना चाहिए। मैं आपको टेक्स्ट बुक की पीडीएफ भेज रहा हूँ अभी ग्रुप के अंदर। A1 लेक्चर इज ओवर।